अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा पहला वन शॉट लेक्चर है क्लास 10 केमिस्ट्री का। हम पूरी किताब के वन शॉट लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं। भले आपने पूरे साल नहीं पढ़ा हो, ये वन शॉट लेक्चर इसलिए तो आपके लिए डाल रहे हैं, सिर्फ 2 महीने ही बहुत है आपके लिए फुल मार्क्स लाने के लिए और टॉप मारने के लिए आपके एग्जाम में। तो ध्यान से ये लेक्चर आपने सुनना है और मेहनत करनी है ताकि आप भी है ना अच्छे मार्क्स ला सकें अपने एग्जाम के लिए। हम आपको आपके एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो ध्यान से आपने सुनना है। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिविजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहले चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। हमारे पास ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें तारीख बताई गई, केमिस्ट्री के अंदर क्या पहले हुआ था और कैसे थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है। यानी ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा सा फील दिलवाया गया है। फील किस चीज़ का, पुराने टाइम पे चल क्या रहा था, थोड़ा थोड़ा सा, डिटेल के अंदर से नहीं, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि हिस्ट्री का कोई केमिस्ट्री से लेन नहीं होता, जस्ट आपको फीलिंग दिलवाने के लिए उस टाइम के दौर में क्या हालात थे। यहाँ पर आपके एसएलओज गिवन है और हम बढ़ते हैं हमारे पास 1.1 टॉपिक पर, जो कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। क्या है मेरे भाई? प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो भाई आपके पास क्या है, जो टॉपिक है वो है 1.1 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ भी ये चीज़ें हमने लाई हुई हैं। तो हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो मेरे भाई चलते हैं 1.1 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री पर। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बात की जा रही है, हमारे पास अगर कोई भी आप साइंस के अंदर काम करते हैं तो देखें, जिस चीज़ को आप बेसिक बेस बना के चलते हैं ना, कोई भी आपको काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक बेस पकड़नी होगी जिसके ऊपर आपने कोई चीज़ डिफ़ाइन की होती है। बेस यानी कि यार आपको करना क्या है, वो जो चीज़ है उसका मतलब क्या है। तो वो जो बेस की डेफिनेशन है, जो आपने चीज़ें उठाई हुई हैं, जो काम कर रही हैं, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी एग्री माने। यानी जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना, वो उसको एग्री मान कर चले। जैसे क्या करें यार, देखें, आपकी कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी काम होती है, वो अकेला काम नहीं होता। ठीक है, आपने कोई काम किया, आपने रिसर्च की, ठीक है, आपने नई चीज़ बनाई, अब ये आप लाते हैं दुनियावी पर, आप जर्नल के अंदर पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, पब्लिश होती है कि आपकी चीज़ है, देन इसको रिटेस्ट करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ थ्योरी, आप समझे। उसको पूरी दुनिया के साइंटिस्ट रिटेस्ट करते जाते हैं, देन इट कम्स टू लॉ। देयर इज अ मेथड, देयर इज अ सिस्टम कि आपने रिसर्च का भी पैटर्न होता है, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप होता है। दूसरा होता है आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं इसके ऊपर। तीसरा स्टेप होता है आपके पास क्या करता है, आपको डिडक्शन निकालनी होती है, लेट्स गो फॉर एक्सपेरिमेंट सिंपल गैस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। चौथा आप रिजल्ट्स निकालते हैं उसके। पांचवें पे आप क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, और एट द एंड इट बिकम्स लॉ। दिस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ये एक सिस्टम है, एक मॉडल है, ठीक है, सीरीज स्टेप्स हैं ये आपके, और ये स्टेप्स आपको हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई इन स्टेप्स को छोड़ के चला जाए। तो यही बात की जा रही है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ टेक्निक्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दे नीड टू फॉलो, ठीक है, जैसे वो आगे काम कर सकें। यही सारे हम आगे पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें जो कि आप अपने दिमाग में बांट लें। और यही 6 चीज़ें हमने पिछले साल पहले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है, क्लास 9 के अंदर।
तो पहला आता है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है भाई, ये कहता है कि यार आपका जो है, ये कहता है भाई आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है ना, वो इस बला का नाम है, ये उस बला का नाम है, ये वो बला है कहती है यार आपका जो मेस है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे लाल देखो, इसको हम बड़े प्यारे सी एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आपने भाई ये गिलास लिया जिसके अंदर 1 लीटर पानी लिया। ठीक है, यहाँ तक पानी भर लिया आपने। 1 लीटर नहीं, आपने भरा 1000 ग्राम पानी, हम ग्राम लेते हैं। 1000 ग्राम क्या है? वाटर। आपने इसमें मिक्स किया एक चीज़ को, वो है रूह अफ़ज़ा। भाई कितने? 100 ग्राम आपने रूह अफ़ज़ा डाला। क्या किया? 100 ग्राम आपने डाल दिया रूह अफ़ज़ा। शरबत आपने बनाना है। अब जो जग में शरबत बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा 1.1 किलो का, 1100 ग्राम का बनेगा। ठीक है, शरबत। भाई यही तो कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि आप 1000 ग्राम चीज़ ले रहे हो, दूसरी आप 100 ग्राम चीज़ ले रहे हो, दोनों को जब आप मिलाओगे तो जो चीज़ आएगी दोनों का सम आएगी, जो कि होगी 1100 ग्राम। यानी ना तो इससे कम हो सकती है चीज़, ना ये 1000 ग्राम 1050 ग्राम हो सकती है, ना 1150 ग्राम हो सकती है। यानी मास हो ही नहीं सकता ना, कहीं पे गुम उड़ नहीं सकता। ये एग्जाम्पल कहाँ पे काम आती है? जब आप किसी लकड़ी को, यानी आप किसी गैस को CH4 को बर्न करते हैं, या कोई वुड है, लकड़ी का पीस है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आग लगाते हैं। ठीक है, कंबस्शन करते हैं आप उसकी, तो जो चीज़ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो खाक बनेगी, जो जिसको आप कहते हैं, जो हमारे पास ऐश कहते हैं, ऐश, वो बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। सबका मास जोड़ोगे तो इन दोनों के मास के बराबर आएगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स का मास काउंट करोगे वो रिएक्टेंट के बराबर आएगा। सर यही तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास को मेरे लाल। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मास प्यारा सा आपका। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन mass of the system remains conserved। बाकी आप नोट से उठा सकते हैं प्रॉपरली डेफिनेशन। तो यही तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ mass। इसी हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि आपके पास जो तवानाई है, एनर्जी है, वो हमेशा कंजर्व रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? आपने पानी को गर्म किया, पानी को आपने क्या किया? एनर्जी दी, हीट दी। तो वो जो आपने एनर्जी दी है, ये वही उतनी की उतनी एनर्जी वहाँ पर ही जाएगी जो कि इसको गर्म करेगी। ठीक है, बीच से गायब नहीं होगी या बीच से बनेगी नहीं। एनर्जी ज़ाया नहीं हो सकती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मेस था, जो आपके पास वाटर था, वुड था, वुड कन्वर्ट हो गया ऐश में। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मेस कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी थी वो बराबर रही। ठीक है, बराबर रही अगर आप सबको जम करें। यही एनर्जी के साथ है भाई, एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है। यानी फॉर्म कैसे? कि आपने क्या किया भाई? आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बिजली वाली एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? आपके घर में कभी हीटर लगा हुआ है जो लाइट पे चलता हो? आपके घर पे हीटर होगा प्यारा सा जो कि लाइट पे चलता है। ठीक है, लाइट पे। तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये आपको गरम गरम हवा देता है, गरमाइश कर देता है रूम में। आपने हीट बना दी, यानी बिजली से हीट बना दी आपने। तो भाई ये भी एनर्जी कंजर्व रहती है। यही तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये कायनात में कभी कम ज़्यादा नहीं होता, हमेशा बराबर रहता है। ये पुरानी बात पर बाद में जाके आप पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, आप नहीं पढ़ोगे कभी ज़िंदगी में,
क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। कंजर्वेशन ऑफ मेस के अंदर क्या है, इस मेस वाले में प्रॉब्लम है जो कि बाद में सामने आई फिजिक्स के अंदर। लेकिन ये एनर्जी की कंजर्वेशन हमेशा वैलिड रहती है, कुछ भी हो जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ता कयामत वही का वही रहेगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने कहा आपको दे दूं। देखो भाई, दूसरा आता है यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। भाई इसके अंदर क्या होता है कि जो जो आपके पास केमिस्ट होते हैं ना, अपना दिमाग चलाते हैं, सेंसेस, आंख से ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न्स को, ठीक है, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और उसको ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमित्री मेंडलीव था जिसने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक अपना काम योगदान दिया। उन भाई साहब ने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं उनका पैटर्न है, यानी उनके जो नंबर हैं वो असाइन जैसे हो रहे हैं डब्बों में, उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं किसी तरीके से, और कहाँ पे वो जगह नहीं मिलती वो खाली बंदा छोड़ देता जगह, और बाद में 10 साल के बाद वहाँ पे एक एलिमेंट आता जो कि उस प्रॉपर्टी पे सेम बैठता। तो ये उन भाई साहब ने लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते रखते ये चीज़ डेवलप की, अंडरस्टैंड की और अपने क्या वर्क के अंदर लाया। ठीक है, दिस इज वॉट वी कॉल सिक्स्थ सेंस काइंड ऑफ, ठीक है, सिक्स्थ सेंस जो आपको काम करे। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि आप क्या करते हैं भाई, आप क्या करते हैं सर, आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है। क्या करनी होती है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। तो इसके अंदर आप कंट्रोल करते हैं, कैसे भाई, समझते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर आप ये करते हैं सर कि फॉर एग्जांपल आपको कोई जो है ना सॉइल है, कोई फर्टिलाइज़र की स्ट्रेंथ चेक करनी है, जो फर्टिलाइज़र ज़मीन के अंदर खाद डलता है उसकी स्ट्रेंथ मालूम करनी है। भाई कितना काम का ये है, ठीक है, कितनी काम की चीज़ है। तो आपने ज़मीन लेते हैं, ठीक है, अब आपकी ज़मीन बूती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, आपकी सॉइल किस किस्म की है, आपकी सनलाइट किस किस्म की है, ठीक है, आपका सीड किस, फर्टिलाइज़र किस किस्म का है, और आपका सीड किस किस्म का है। ये चारों चीज़ें आप चेंज करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है, आपका जो रिजल्ट आता है वो चेंज हो जाता है। रिजल्ट आपका जो है ना चेंज हो सकता है, आप किसी भी फैक्टर को चेंज कर दें, इसको करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें। तो आपको दो फर्टिलाइजर्स हैं, एक है फर्टिलाइजर ए, एक है फर्टिलाइजर बी। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ चेक करनी तो आप कैसे करेंगे, तो सर आप ना जो पूरा सिस्टम है आप क्या करेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। कैसे भाई, आप सॉइल को कांस्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे दोनों केसेस में, सनलाइट को सेम रखेंगे उसकी इंटेंसिटी को, सीड जो बीज है उसको सेम रखेंगे। जो चेंज करोगे मेरे भाई, जो वेरिएबल वेरी करोगे वो होगा फर्टिलाइजर। केस नंबर 1 में आप यूज करोगे फर्टिलाइजर नंबर ए, दूसरे केस में यूज करोगे फर्टिलाइजर नंबर बी, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आप क्या करोगे मेरे भाई, कंपेयर। ठीक है, तो उसको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल कैसे, आपने सॉइल, आपने क्या किया, सॉइल को कंट्रोल करके सेम कर दिया, सनलाइट को कंट्रोल करके सेम कर दिया, सीड को कंट्रोल करके सेम रख दिया, और आपने रोब जमाया फर्टिलाइजर के ऊपर और उसको चेंज करवा दिया, और आपने अपने रिजल्ट्स ले आए। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, इन विच यू कीप द ऑल वेरिएबल्स सेम, सारे के सारे वेरिएबल्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखते हैं, सेम रखते हैं, एंड जिस चीज़ को आपने टेस्ट करना होता है उस टेस्ट करने वाले वेरिएबल को आप वेरी करवाते हैं, जिससे आपके पास क्या है, रिजल्ट आ सके उसका अकेला। ठीक है, ये होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। इससे आसान मैं आपको क्या करके समझा सकता हूँ, ठीक है। किताब को पढ़ोगे भाई, आपको कोई अच्छी एग्जाम्पल मिल जाएगी, किताब का काम आपका पढ़ना है, मेरा काम है आपको टॉपिक पढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बनाना। पीयर रिव्यू, ठीक है, पीयर रिव्यू बड़ा मजे का है, और मैंने किताब में पढ़ा तो यही एग्जाम्पल एक अच्छी दी हुई है, ठीक है। ये कहता है कि भाई जब साइंटिफिक वर्क पब्लिश होता है ना, एक जर्नल होता है जिसके अंदर होता है आपने काम किया, आपने क्या किया यार, एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट बोलते हैं, एक बूस्टर को कहते हैं, बूस्टर है जो कि स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, एक इंजन है, एक बूस्टर है जो कि स्पीड बढ़ाता है किसी काम की, कोई भी जो है ना आग लगाने की कोई भी काम है उसको तेज कर देता है, ठीक है। तो भाई आपने जो कैटलिस्ट डिस्कवर कर दिया, ठीक है, तो आप जर्नल के अंदर पब्लिकेशन करवाते हैं पूरी दुनिया में, यार करतार कुमार साहब ने एक कैटलिस्ट निकाला है,
ठीक है, या कौन तला ने एक कैटलिस्ट निकाला है जो कि हम डाल रहे हैं, ठीक है। और भाई साहब क्या करते हैं आप, डेटा देते हैं, रिसर्च निकालते हैं, पूरा पेपर होता है, ठीक है, जिसमें आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जब वो आपने जर्नल पब्लिकेशन कर रहे, वो आपके एक्सपेरिमेंट को, डेटा को, कंक्लूजन को, ठीक है, वो सारा चेक करते हैं, ठीक है, सब काम देखते हैं, करते हैं, वो होता है, ठीक है। If chemists discover new catalyst, it must be reviewed and tested by other scientists to confirm the finding. The process ensure the quality of scientific research. ठीक है, आपने जर्नल में तो दे दिया, ठीक है। ये अब क्या करते हैं लोग, बाकी उठाते हैं जर्नल से, कोई भी रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना, एक जर्नल में गिवन होता है, वो सेम आप कंडीशन देते हैं, इस कंडीशन में इस टाइम पे मैंने काम करवाया, तो बाकी दुनिया के लोग इसको करते हैं और देखते हैं कि यार आपका रिसर्च कितना अच्छा वर्कअप है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी रिसर्च है, ठीक है। मेरे ऑब्जर्वेशन में इंडियन जो रिसर्च होती है ना, इंडियन रिसर्च में थोड़ा सा फॉल्ट होता है कि वो जो कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन होना है जो एक दिन के अंदर हो सकता है, मतलब एक जो रिएक्शन है जो इंडियन ने बोला है एक दिन में होगा, लेकिन हकीकत में वो 4 दिन में होता है। तो रिसर्च पब्लिकेशंस में भी लोग ना हराम पाइयाँ जो वर्ड है, आई मीन कि लोग जो चालाकियाँ करते हैं तो वो पकड़ी भी जाती हैं सर, बिल्कुल, और उस हिसाब से उनको रेटिंग मिलती है नेक्स्ट टाइम। तो ये ऐसे दुनिया का काम हो रहा होता है कि जो आपने रिजल्ट दिए उसको चेक भी कर रहे होते हैं, और बाकी जो कीमियादान है पूरी कायनात, पूरी दुनिया के, वो उसको वर्क में भी ला रहे होते हैं। डेट इज़ वाई आपकी पब्लिकेशन की वैल्यू दी जाती है कि भाई आपकी पब्लिकेशन से कोई बंदा और फ़ायदा उठा सके और एक नई रिसर्च ला सके, ठीक है। Being objective. In science, results must come from facts, not opinion biases. Chemists aim to be objective and performing for a while when identifying the structure of molecule using spectrometry और ठीक है भाई, बीइंग ऑब्जेक्टिव का मकसद ये है कि काइंड ऑफ के जो है ना आपको रिजल्ट्स जो है ना आपको पक्का करके लाना पड़ेगा, जो पक्का सबूत मिले, पक्का प्रूफ हो। ऐसा नहीं आपको फील हो रहा है कि यार ये मॉलिक्यूल हो सकता है भाई ठोक दो, ऐसा नहीं। स्पेक्ट्रोमेट्री एक स्टडी होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं आप किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर लाइट फेंकते हैं और जिसके बाद आपको डेटा मिलता है, और इस डेटा से आपके पास बहुत सारी पीक्स होती हैं जिसको पढ़ के आप बताते हो कि क्या मॉलिक्यूल है। कभी कभार एक स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें 4-5 अलग किस्म की मशीनें होती हैं, एक मशीन से नहीं पता चलता तो आप दूसरी मशीन फेंकते हैं, दूसरी मशीन एक अलग किस्म के कर्व्स देती है, ऐसे ऐसे कर्व्स देती है आपको, ऐसे कर्व्स देती है, ठीक है, जिससे आप बताते हैं कि यार क्या चीज़ है, क्या है, कैसे बताती हैं आपको स्कोप नहीं है लेकिन आप पता चलता है। दूसरी नहीं बता रही, आप तीसरी यूज़ करते हैं, तो तीनों का कहीं कहीं पे ना मिसिंग आ जाती है, आपको एम्बिग्यूटी आती है, आपको पता नहीं चल रहा होता कि क्या चीज़ है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको 3-4 करवानी पड़ जाती हैं। सो यू हैव टू रिलाई ऑन स्मॉल प्रीसाइज मेजरमेंट कि इनका बिहेवियर क्या है, क्या पैटर्न शो कर रही हैं, कौन सी चीज़ है यहाँ पर, कौन सा हाइड्रोजन है, किस किस्म का कार्बन है, किस किस्म की ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी होती है वहाँ पर, और जैसे आपका तुक्का नहीं मारना होता। सो यू नीड टू प्रूफ कि आपने क्या चीज़ बनाई हुई है, क्योंकि आप थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं ना, काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगला आता है स्केप्टिसिज्म एंड प्रूफ। ये कहता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना यार, वो डाउटी बंदे होते हैं। साइंटिस्ट यार डाउटी होते हैं, डाउट करना अपने पर ज़रूरी, आप रीचेक करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ चांसेस कि आपके जो एक्सपेरिमेंट है प्रॉब्लम हो। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को, केमिस्ट होते हैं वो रिपीट करते हैं ओवर एंड ओवर, जैसे यार उनकी जो एम्बिग्यूटी है, जो उनको डाउट है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लेम करता है कि यार एक न्यू एलिमेंट और रिएक्शन उसने निकाला है, तो अडर बाकी जो साइंटिस्ट है ना भाई, वो बहुत सारे टेस्ट करेंगे इसको वेरीफाई करने के। तो दिस स्क्रूटिनी हेल्प्स एंश्योर दैट द ओनली ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन बिकम्स पार्ट ऑफ साइंस। देखो, अगर कोई बंदा टेस्ट ना करे इस चीज़ को, ठीक है, बंदा खुद भी करता है लेकिन बाकी लोग भी करते हैं, टेस्ट ना करें, बगैर टेस्ट किए आपके पास ना पब्लिकेशन हो जाए, रिसर्च आ जाए, तो कोई भी बंदा आके इसको इस वाले मेथड को यूज़ करेगा, और जब यूज़ करेगा और हकीकत में वो काम नहीं करे, तो उस बंदे का क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, फंडिंग्स वेस्ट हुई, ठीक है, पूरा सिस्टम वेस्ट हो गया आपका। पूरा जो उसने फंक्शनलिटीज़ बनाई थी, जो उसने जो है मॉडल बनाया होगा, देखें आप कोई भी एक काम करते हैं ना, उसका पहले आप स्ट्रक्चरिंग बनाते हैं कैसे काम लेना है, वो पूरा ख़राब हो गया। तो इसके लिए आपका जो वर्क आप पब्लिश करते हैं ना, इट इज़ सपोज टू बी भाई आपको सही होना चाहिए, और ये जो है जाके चेक भी होता है कि यार बाकियों का टाइम, बाकी चीज़ें वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका जो कंटेंट होना चाहिए बिल्कुल सही दुरुस्त होना चाहिए।
ख़राब नहीं होना चाहिए कि यार गलत कंटेंट दे दिया, बाकी पूरी दुनिया हो रही हो जलील। आइडियाज़ हैं ये कैसे इवॉल्व हैं, कैसे ये ज़ीरो से लेके हीरो तक गए। ठीक है, ज़ीरो टू हीरो कैसे होते हैं, आप कहते हैं ना कि कोई बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, ज़ीरो टू हीरो, तो ये भी समझो वही खेल खेला जा रहा है। पैराडिगम्स कहते हैं आपके पास मॉडल्स को। ठीक है, मॉडल्स किस तरीके से भाई, पैटर्न्स। ठीक है, जो स्टेप वाइज तरीक़ेकार के ABCDE स्टेप वाइज आपका जो है ना वो होता है। तो यार साइंटिफिक पैराडिगम में सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, मेथड्स हैं, रूल्स हैं। ठीक है, एक मॉडल है जो कि साइंटिस्ट को गाइड करता है उसके रिसर्च के अंदर, वो रियल वर्ल्ड के अंदर डिस्कवरीज लाने में काम करता है। ये साइंटिस्ट को एक कंसिस्टेंट वे देता है। क्या देता है भाई पैराडिगम्स, ये क्या देता है, एक कंसिस्टेंट वे देता है। ये बात याद कर लेना, इट गिव्स कंसिस्टेंट वेज। कैसे भाई, पहला आपका कंसिस्टेंट वे आपका कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम सिंपल एग्जाम लेते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है, क्योंकि साइंस का काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है या जो बेनिफिट्स पहचाना होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो है ना एक सेट ऑफ रूल्स है, कंसिस्टेंट वे है। पहला रूल होता है आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है उस सीन के बारे में। नेक्स्ट स्टेप आपको आता है क्या भाई मेरे लाल, हाइपोथेसिस बनाने का। ठीक है, तीसरा वे आपके पास क्या आता है सर, तीसरा वे आता है आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का। ठीक है, चौथा वे मेरे भाई आपके पास क्या आता है, रिजल्ट कलेक्ट करने का, रिजल्ट लाने का। पांचवा वे आता है थ्योरी का। आखिरी स्टेप होता है आफ्टर सारा काम कार्रवाई होने के बाद ला। तो ये कंसिस्टेंट वे है जो कि पूरी दुनिया के जो आपके पास केमिस्ट हैं जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आपके पास क्या है, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कोई रिसर्च करने का ये साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, जो कि आप क्लास 9 में बड़े अच्छे से तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो यही पैराडिगम आपको देता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है सर, आपके पास कुछ इसकी एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं। द फिलोजिस्टोन थ्योरी, हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, ये आ गए। राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग यार, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक पैराडिगम्स एंड हाउ दे चेंज्ड ओवर टाइम। कि यार पुराना सिस्टम है उसने नए को कैसे चेंज किया। अब नाउ द थिंग इज डेट कि ये तो मैंने एक अप्रोच बताई है ना, इफ़ यू गाइज हैव अ न्यू एंड बेटर अप्रोच इट विल रिप्लेस द ओल्ड वन। आपके पास एक पुराना मॉडल है जो कि बताता है कि भाई एक एटम है, एटम इस डब्बे की तरह है। ठीक है, लेकिन न्यू रिसर्च बताती है, एक्सपेरिमेंट बताते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंटेशन क्लू देता है कि भाई ऐसा नहीं है, वो बोलेगा यार गोल है। तो ये पुराना वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल, बोलो पेंसिल, पुराना मॉडल कैंसिल। तो ये ऐसा हो जाएगा। क्या भाई, बोलो पेंसिल, पुराना मॉडल कैंसिल। लोग वो ऐसा काम करते थे। अब मेरे भाई आप देखो बेटा, द फिलोजिस्टोन थ्योरी। अब सर आपके पास इसको अंडरस्टैंड करना, ये एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं ना। मेन रीज़न है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ठीक है, फिलोजिस्टोन थ्योरी कहती है भाई 1700 के अंदर भाई लोग कहते थे बर्निंग, कंबशन का जो प्रोसेस है भाई, आपने लकड़ी उठाई, लकड़ी के ऊपर आग लगा दी। ठीक है, जो आपकी फुप्पो काम करती है ना, आपके घर पे आगे आग लगाती है, वही आपने आग लगा दी। ठीक है, मजाक कर रहा था, सीरियसली नहीं लेना इस बात को। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ भाई ह्यूमर मैंने इस बात को कहा। ठीक है, वरना मैं किसी को जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी की मैं। एंड रस्टिंग, भाई जो रस्टिंग होने का प्रोसेस है ये आपके पास क्या, ये कैसे होता है भाई, ये एक आइडिया था, एक थ्योरी थी, ये बोलती थी बेटा मटेरियल्स जो बर्न हो सकते हैं ना उनके पास एक सब्सटेंस पाई जाती है जिसको कहते हैं फिलोजिस्टोन। ठीक है, ये रिलीज होती है बर्निंग के दौरान। जब मेटल्स रस्ट होते हैं तो पीपल थॉट दे एब्जॉर्ब्ड डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर। ठीक है, ये एक किस्म की एयर होती है, डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर। तो जब कोई चीज़ रस्ट होती है ना, रस्ट, तो ये इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है। रस्ट क्यों लगता है, क्योंकि वो चीज़ इस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसमें रस्ट लगता है। अब लेटर एंथोनी लेविजर ने प्रूव किया भाई कंबशन होती है ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन की वजह से। जब ऑक्सीजन जो है ना किसी के साथ
अपनी मोहब्बत जताती है, अपने प्यार का इजहार करती है। ऑक्सीजन बोलती है आ जाओ। वुड प्लस ऑक्सीजन O2 मिल के काम उतारेगा आपका। तो भाई इसका वर्क ने इंट्रोड्यूस किया न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन रिप्लेसिंग फिलोजिस्टोन थ्योरी विद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या बला का नाम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है जो आग लगाती है। अगर कहीं से आप ऑक्सीजन गायब कर दो वहां पे आग नहीं लगेगी। अब हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ एटम्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोगों ने अपने जो है आइडियाज़ को कि एटम कैसा दिखता है उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेंज करते गए। पहला मॉडल आया था जो कि आपने पहले पढ़ा, प्लम पुडिंग मॉडल। अब भाई प्लम पुडिंग मॉडल पहला एक मॉडल है जिसने एटम को बताने का कहा। वो बोलता है कि भाई आपने पुडिंग देखी है, छाई देखी है, आपने छाई हम कहते हैं यार वाटरमेलन का। तो भाई ऐसा वाटरमेलन है एटम की तरह जिसके अंदर पूरा वो लाल लाल बना हुआ है और बीच में जो दाने हैं, दाने लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा एटम होता है। ठीक है, इसके अंदर बीच में दाने दाने क्या होते हैं भाई, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है एज ए सूप की तरह फैला हुआ होता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है ना प्लम्स वहाँ पे लगे हुए होते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसी तरीका होता है। प्लम पुडिंग मॉडल कहता है कि यार वाटरमेलन की तरह होता है। अभी जो पुडिंग होती है ना, पुडिंग आपने देखी हो, वहाँ पे आपके पास होता है येलो कलर का पूरा सिस्टम। ठीक है, येलो कलर पूरा होता है और वहाँ पे दाने दाने लगे होते हैं। ये कहता है येलो वाला पॉजिटिव चार्ज पूरा एरिया है, वहाँ पे एक पुडिंग की तरह जो दाने दाने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक मॉडल था। अब ये पुराना नज़रिया था। आगे 1911 में हमारे रदरफोर्ड भैया आए, उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लेके आए, एक्सपेरिमेंट किया, उनको पता चला भाई, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट जो कि आप क्लास 9 के अंदर मैंने ही आपको बड़े कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझाया था, A to Z क्लियर की थी चीज़। ठीक है, वो कहता है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज बीच में न्यूक्लियस होता है गेंद की तरह। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है, सोलर सिस्टम बोलता है कि भाई जैसे सन है ना बीच में, इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे हमारे प्लैनेट्स है ना जो घूम रहे हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है कहीं करीब कहीं दूर, वो घूम रहे हैं। ठीक है, अपना चक्कर पूरा कर रहे हैं सर। हमारे भैया ये कह रहे हैं, हमारे रदरफोर्ड भैया, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये मॉडल इम्प्रूव हुआ। अगला आता है बोर मॉडल और क्वांटम मॉडल। इन्होंने कहा कि भाई, ये कहते हैं कि भाई ये ऐसा काम नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके कार है। ये क्या अलग तरीके कार है, ये जो चीज़ है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे, यानी जो हमारा प्लेनेट है वो एक तरीके से घूम रहा है ना, लेकिन ये उस तरीके से नहीं घूमते, ये 3D वे के अंदर घूमते हैं। कैसे भाई, ये आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, थोड़ा ऐसे भी घूम रहा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वेव के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है उसी टाइम पर। ये बोला कि ये इलेक्ट्रॉन मैटर भी है और वेव भी है। अब कैसे है भाई ये नहीं पूछना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे है, ये कैसे का जवाब आएगा। कैसे है सर, इलेक्ट्रॉन आपने एटम के अंदर वेव ला दी, कैसे का जवाब आएगा 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर। मैं ही आपको पढ़ा रहूँगा। ठीक है, फिजिक्स माशाल्लाह से मेरी अच्छी है। ठीक है, अल्लाह के फजलो करम से, ये बस मैं तो एक जाहिल सा बेवकूफ़ सा एक टीचर हूँ जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस बेवकूफ़ाने टीचर के पास थोड़ी सी स्किल्स हैं जो कि आपको दे सकता है। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन मैटर वेव भाई छोड़ दो इसको, ये मैंने आपको मज़ा दिलवाने के लिए बोला था कि यार ये ऐसा भी होता है जो कि नए मॉडल ने दिया। तो दरअसल पॉइंट बीइंग जो चीज़ काम की है वो ये है कि भाई नया मॉडल जो आता है वो पुराने वाले की धज्जियां उड़ा के चला जाता है और उसको माना जाता है। ये बात बताने की है भाई। बेटा आप देखें आप इस चीज़ को, ये चीज़ यहाँ तक थी। अब आगे आता है आपका भाई द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या कहता है भाई, दिमित्री मेंडलीव लेके आया पीरियोडिक टेबल 1869 के अंदर। उसने एटॉमिक मैसेज सोर्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अरेंज किया। ठीक है, इसका टेबल पावरफुल था, जो कि इसने जो डिस्कवर भी नहीं किए थे एटम्स एलिमेंट्स, ठीक है, उसको भी पता था।
ये एक जगह, इस जगह ए बी सी पे इसने ए भर दिया, बी भर दिया, सी भर दिया। अब इसके पास ई है तो ई को इसने यहाँ पे अरेंज कर दिया, ई को, और यहाँ पे डी की जगह छोड़ दी। तो ये होशियार बंदा था, इसने कहा अब डी आया 20 साल के बाद और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी इसकी तरीके से एग्जैक्टली मैच हुई। तो यही तो लॉजिकल थिंकिंग है भाई, सोचो और अक्ल से काम करो और एक वीआईपी चीज़ तैयार करो। तो यही पीरियोडिक टेबल था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है जिसने भाई, अब इसमें भी कुछ फ्लॉज थे, डिमित्री मेंडेलीव के वाले में भी कुछ फ्लॉज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आगे आपके पास आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने एटॉमिक नंबर के ऊपर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उसको लाया, उसके रिएक्शन को, उसको ग्रुप के तरीके से उसको अरेंज किया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर अरेंज किया और वीआईपी सा मॉडल तैयार किया। और ऐसा मॉडल था, आप कोई भी ग्रुप को उठाओ, तकरीबन 7 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आप जो है ना वो बता सकते हो इजीली। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइज लेबलिंग की 118 एलिमेंट की, 118 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाने। अब एक बंदा है, उसको पता नहीं, उसको बोलते हैं 118 एलिमेंट के ग्रुप बनाओ, ठीक है, ग्रुप कैसे बनाओ, पीरियड भी बनाओ, ग्रुप भी, उसको पता ही नहीं है भाई कितने पीरियड बनाने, कितने ग्रुप बनाने, कैसे बनाने, किसको क्या इंक्लूड करना है, किस में करना है। और उस 118 को बेहतरीन तरीके से ग्रुपिंग करना भाई मजाक का काम नहीं है। इसको तकरीबन 70 साल लगे इस काम को होने में, 60-70 साल लगे इस काम को होने में। आपको लगेगा क्या है 10 दिन 20 दिन बैठ के कर लेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। जो कि इन्होंने मेहनतें की हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाई है, तभी ही ये काम हुआ है, ठीक है मेरे लाल। अब भाई ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो ये कहता है कि भाई पैराडाइम्स कहते हैं मॉडल्स को। मॉडल कैसा है, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ गिविंग एन इंफॉर्मेशन, पूरी चीज़ के बारे में बताना कि क्या सिस्टम वर्क करता है, क्या रूल्स हैं, कैसे चीज़ है, ठीक है, पूरी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ के बारे में कि कोई चीज़ कैसे बिहेव कर रही है, कायम क्या कर रही है। तो उसको कहते हैं पैराडाइम, पूरा मॉडल जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करे बाय ईच एंड एवरी हुक एंड कॉर्नर, ठीक है, होता है पैराडाइम्स। ये क्या है भाई, तो भाई ये ऐसे हैं कि भाई आपने पैराडाइम बनाया, एक पैराडाइम आई मीन कि एक मॉडल है, देन यू डिड अनदर एक्सपेरिमेंट एंड यू फाउंड समथिंग न्यू, तो आपका जो पुराना वाला मॉडल है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये होता है एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करने में, आइडियाज़ टेस्ट करने में, ठीक है, और जो है वहाँ पर न्यू चीज़ें करने में आपको इंस्पायर करता है कि ये सारा सिस्टमेटिक आपका चीज़ हुई पड़ी होती है। सो पैराडाइम क्या है भाई, एक काइंड ऑफ मॉडल है किसी बारे में, ठीक है। जैसे आपका जो है, मैं आपको बताऊं कि जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स का आइडिया ऑफ एटम या मॉलिक्यूल एक पैराडाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि भाई आगे की जो एक मॉडल है जो कि हमें आगे की चीज़ें हेल्प करने में, प्रिडिक्ट करने में करता है कि हमें फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमें ये पीछे वाला जो चीज़ है ये हमें एक इंट्यूशन दे रही है, एक बेस प्रोवाइड कर रही है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, और नेक्स्ट जो चीज़ है हम इसकी बुनियाद पे काम में लाते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है। सो ये एक पैराडाइम है, ठीक है। ये इंटरप्रेट करते हैं कि भाई चीज़ों को बेस बना के बताते हैं कोई चीज़ कैसे काम करती है, ये क्या है, क्योंकि मॉडल है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि आपको देती हैं, ये इन्फो आपको बता रही होती है, ठीक है। ये मॉडल्स होते हैं जिसको आप इन द नेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, टू गेट यार आगे आप हेल्प करें, बाकी करें, टेक्नोलॉजीज़ बनाएं, क्योंकि वो तो एक बेसिकली रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड चीज़ें होती हैं, आपने मॉडल के तहत दे दिया होता है, एंड देन लेटर ऑन वी यूज़ दिस, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए। ओके, नाउ कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टिनिटी इन केमिस्ट्री। देखें केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं होता या अनसर्टिनिटी, आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस, और ये एक्सपेरिमेंटल बात होती है, कोई भी फील्ड है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट करे तो कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टिनिटी। कॉन्फिडेंस कहते हैं कि भाई आप कितने यकीन है, आपको कितना यकीन है कि ये चीज़ सही है, हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू दैट दिस थिंग, दिस रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, हाउ श्योर आर यू। अनसर्टिनिटी यानी गैर यकीनी, कि यार आप कितने डाउट के अंदर हैं। अनसर्टिनिटी क्या है, कितना डाउट है आपको, कितना ये चीज़ गलत हो सकती है कि सही नहीं है, कितना डाउट है आपको, डेट इज़ अनसर्टिनिटी। तो हर एक्सपेरिमेंट में डाउट होता है, एरर होता है, गलत होने के चांसेस होते हैं, तो ये सारी डील की जाती हैं। और ये पार्ट आता है केमिस्ट्री के अंदर जो कि डील किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो 5 टॉपिक्स ऐसे दिए गए हैं जो कि हम पढ़ नहीं सकते। मैं
भाई साहब आपको बता रहा हूँ बेटा, ये जो 5 टॉपिक्स है ना, ये आप ना जब बैचलर्स जाएंगे तब जाके ये पढ़ेंगे। पाकिस्तान के किसी बोर्ड में ये 5 टॉपिक आपको ऐसे मैट्रिक में नहीं पढ़ाए जाते। कॉन्फिडेंस इंटरवल 9 ये क्या कहता है भाई, कहता है कि यार आपकी प्रीसाइज कितनी है, जो है वो जो है आपकी क्या कहते हैं, आपने एक देखा एक 0.5 मोलर सॉल्वेंट है, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि आपको रिजल्ट सही आया है। ये 0.48 भी तो हो सकता है, 0.52 भी तो हो सकता है, तो 95% पर कॉन्फिडेंस के ऊपर। अब ये इतना मतलब यार कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं आपको ये बता दूं 95% क्यों ले रहे हैं, 100% क्यों नहीं ले रहे, तो ये आप नहीं पढ़ सकते। इसकी आपको इसका लॉजिक नहीं पता, आपने इसके कॉन्सेप्ट नहीं देखें। पहली बात तो आपको इसके बारे में पूरी बेस बनानी पड़ेगी, वो तकरीबन 4-5 घंटे का काम है। बस की सिनेरियो उठाऊं तो 1 घंटा लगेगा कम से कम बेस उठाने में, जो कि आपके किसी काम की नहीं है। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि यार याद कर लो इस चीज़ को, समझ नहीं सकते इसको, समझ नहीं सकते प्रॉपरली। वो रट्टे वाला मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसे लिखा हुआ है इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दूँ ये चीज़ ऐसे होती है। समझना एक अलग बात है कि आपको अंदर से फीलिंग आए, हाँ ये इसलिए यूं है, ये 95% क्यों ले रहे हैं, 90% क्यों नहीं ले रहे, 99% क्यों नहीं ले रहे, और ये चीज़ कैसे बता रही है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है, इसका टेबल बना होता है, और टेबल बना हुआ होता है तो आप टेस्ट्स करवाते, कुछ टेस्ट होता है, पी टेस्ट, एफ टेस्ट, क्यू टेस्ट, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करते हैं आप। अब पी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़, इसका दूसरा नाम भी होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़। ये कैसे आते हैं, एक टेस्ट होता है पी टेस्ट जो कि आप करते हैं, ठीक है, पी टेस्ट होता है जो कि आप करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक आपने ऑब्जर्वेशन की और जहाँ की पी वैल्यू आई है 0.01, ये 0.01 बोल रहा है कि ये 1% चांस है कि भाई ये जो रिजल्ट है ये रैंडम है, देयर इज अ 1% चांस ये जो रिजल्ट है ये रैंडम है, ठीक है, बहुत कम चांस, 99% चांस है कि सही आया आपको रिजल्ट, रैंडम नहीं है, सही है। सो दिस इज अ पी वैल्यू, बट हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज दिस, हाउ डिड वी रीच टू दिस, ये आपका जो है टॉपिक नहीं हो सकता, आप समझ भी नहीं सकते। दूसरा आता है स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैथ का टॉपिक है भाई साहब, आप स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा पढ़े कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। देखो अगर आपका जो रिजल्ट आया वो आया है 5, तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कहीं पे 4 आया, कहीं पे 6 आया, कहीं पे 3.8 आया, कहीं पे 4.2 आया, तो आप बोलेंगे कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस कितना हो सकता है, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई 5 प्लस माइनस 1.2, या तो 5 में से 1.2 माइनस कर दो 3.8 आ जाएगा, 5 में 1.2 ऐड कर दो तो 6.2 आ जाएगा, सॉरी 6.2 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1.2 का, यानी प्लस 1.2 हो सकता है या तो माइनस 1.2 हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएट करना मतलब फैलना, ठीक है, कितना फैल सकता है, 1.2 फैल सकता है अगर आपके रिजल्ट्स बता रहे हैं, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे मालूम करते हैं, क्या चीज़ है ये यार, दिस इज़ नॉट टॉपिक फॉर टुडे, और ना समझ आएगा, बस ये समझो ऊपर से, ठीक है, इसको पढ़ लो, रट्टा मार लो, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि अगर किसी चीज़ का अगर 120 आंसर है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.5 का, तो ये बताता है कि आपका जो रिजल्ट है ना, आप एक्सपेरिमेंट करो, या तो प्लस 0.5 आ सकता है या माइनस 0.5 तक आ सकते हैं, नहीं एक रेंज है, 119.5 से लेकर 120.5 के दरमियान कहीं पे भी आंसर आ सकता है। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसियन प्रोबेबिलिटी, पहली बात प्रोबेबिलिटी मालूम होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं कि इम्कान, किसी इवेंट के होने का इम्कान क्या है, ठीक है। एक 2 इवेंट है, आपने सिक्का फेंका, हेड है और टेल है, सिक्का फेंका, भाई हेड आने का इम्कान क्या है, हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है। टोटल इवेंट कितने हैं, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, 2 इवेंट है, हेड आने का एक ही चाह रहा है, तो भाई इम्कान कितना है 1/2। समझ नहीं आया ना, नहीं आया ना बेटा, आपको समझ, छोड़ दो इस चीज़ को। इम्कानात की बात की जा रही है, मैंने क्या किया समझ नहीं आया, छोड़ दो, सर नहीं मारो, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, बेसियन प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा इसका टच है, थोड़ा सा लिटिल टच है, वो भी एनोनिमस टच है, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा आप बेसियन काइंड की चीज़ पढ़ रहे हो। इसका एक थ्योरम होता है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम आपको पढ़ना पड़ेगा।
इसके बाद आपको समझ आएगा इस प्रोबेबिलिटी का मकसद क्या है और ये काम कैसे करती है। वरना आपको क्या पता 60% चांस है एक रिएक्शन के होने का सर्टेन वे में, लेकिन न्यू डेटा आपको बताता है कि कॉन्फिडेंस 80% के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस 80% कर देता है। तो भाई आप बेसियन प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, दिस इज़ नॉट, आप नहीं समझ सकते। तो ये आप थोड़ा सा टच आएगा 12 की मैथ के अंदर या 11 की मैथ के अंदर, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, वैसे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बताता है कि भाई हाउ रिलायबल अ मेजरमेंट इज। भाई अनसर्टेनिटी क्या बताता है आपको कि गैर यकीनियत कितनी है, डाउट कितना है। अगर आपको डाउट पता है तो यार डाउट है 2% का, आपको पता चल जाएगा भाई रिलायबल कितनी है चीज़, 98%। दिस इज़ वॉट अनसर्टेनिटी बताता है कि यार आपकी रिलायबिलिटी कितनी है, आपकी काबिले एतबार कितनी है एज अ मेजरमेंट। एक केमिस्ट जो मेजर करता है कंसंट्रेशन 0.250 मोलर प्लस माइनस 0.005 मोलर, तो अनसर्टेनिटी क्या है भाई 0.005 मोलर की, के ये वैल्यू के भाई ट्रू वैल्यू के इतना करीब हो सकती है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। दिस टेल्स अनसर्टेनिटी भाई कितनी गैर यकीनियत है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आती है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा एक ऐसा ग्राफ बनता है और यू नीड टू टेल स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आती है। ऐसा नहीं होता मैंने आपको बता दिया 5 है प्लस माइनस 3 कर दिया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। नहीं सर, आपको वैल्यूज़ रेंज करनी पड़ती हैं, आपको पूरा का मीन निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए म्यू से शो किया जाता है, एक्स माइनस एवरेज निकाला जाता है, रूट निकाला जाता है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बच्चों की तरह तुम्हें समझा दिया, ठीक है। आप एक चीज़ को एज ए स्टैंडर्ड उठाते हैं, ठीक है, एंड उसके रिलेटेड आप डेविएशन मालूम करते हैं, ठीक है। अब ये बच्चों वाली डेफिनेशन है, ठीक है, तो फिलहाल बच्चों की तरह ही समझो। बाकी जब बड़े हो जाओगे तो आपको बड़े वाले लोगों की तरह, जो बड़े बंदे पढ़ते हैं, वो डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना ही काफ़ी है, डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने ऐसी चीज़ें फाड़ दी हैं, मेरा दिल भी जो है ना चूरा चूर हो रहा है, टुकड़ा, मतलब यार इतना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जो कि आपको नीड नहीं थी देने की। सो दिस इज़ टोटली अ रॉन्ग थिंग और आपके सिलेबस में ये होना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।